आज आप पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये उत्तल दर्पण है और यहाँ पर इसका ये ध्रुव है, कहीं पर इसका केंद्र होगा और ये इसका क्या है, फोकस। तो देखिए, अगर हम वस्तु को ऐसे रख रहे हैं, इस तरह से सीधा रख रहे हैं, ए और ये बी, तो यहाँ से शीर्ष से मान लीजिए कोई किरण समांतर जा रही है। तो अगर कोई किरण समांतर जा रही है तो ऐसे जाने के बाद क्या नियम है, मुख्य फोकस से होकर आती हुई तो इस तरह से ये मुख्य फोकस है, यहाँ से ऐसे लौटती विपरीत हुई। मान लीजिए दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, शीर्ष से वक्रता केंद्र की तरफ ऐसे। ये किरण जो है अपने ही मार्ग से वापस लौटाएगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसका नाम क्या है, ए डैश। इस ए डैश पर ये दोनों किरणें कौन सी, यहाँ से जो चल रही थी समांतर और जो किधर जा रही थी वक्रता केंद्र की तरफ, वो दोनों किरणें इस बिंदु ए डैश पर काट रही हैं। तो बिंदु ए डैश, ए का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, यानी कि शीर्ष किधर रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा और आधार कहाँ है, मुख्य अक्ष पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ये वाला प्रतिबिंब जो है छोटा ही रहेगा। जो उत्तल दर्पण है, अगर आप वस्तु को यहाँ रखें, वस्तु यहाँ रखें या यहाँ रखें या और दूर रखें, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो किन्हीं भी परिस्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका ये ध्रुव और फोकस के बीच में। अगर आप इसको ए बी को और नज़दीक रखेंगे, थोड़ा सा और नज़दीक रख रहे हैं, तो अगर ये यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए इस कंडीशन में आ गया, ठीक है, तो यहाँ से ये किरण ऐसे चलेगी जो इसी तरह से वापस हो जाएगी और एक किरण किधर की तरफ जाएगी, ऐसे वक्रता केंद्र की तरफ, ठीक है, वक्रता केंद्र की तरफ। अगर हम दूसरा वाला इमेज बनाना चाहेंगे तो हमें जाना पड़ेगा किधर की तरफ है, ऐसे वक्रता केंद्र की तरफ, वक्रता केंद्र। तो जब वक्रता केंद्र की तरफ हमें जाना पड़ेगा तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है यहाँ पे काट, ये किरणें यहाँ पे काट रही होंगी, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर आ रहा होगा। अगर हम और आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब और इधर आएगा, ध्रुव की तरफ आएगा। अगर हम इससे और दूर जाएंगे तो किधर जाएगा, और उधर जाएगा, और दूर जाएंगे तो और उधर जाएगा, फोकस की तरफ शिफ्ट होगा। जब हम दर्पण की तरफ आ रहे होंगे तो वो प्रतिबिंब किधर आ रहा होगा, ध्रुव की तरफ, और अगर हम दर्पण से दूर जा रहे होंगे तो प्रतिबिंब किधर जा रहा होगा, फोकस की तरफ। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये शिफ्ट होते होते फोकस तक, क्योंकि दो किरणें काटनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो मैक्सिमम कहाँ तक काट सकती हैं, वो फोकस तक काट सकती हैं। इस नाते इस दर्पण में यही केवल स्थिति है, कहाँ से कहाँ तक, ध्रुव और फोकस के बीच तक केवल स्थिति है। अगर वस्तु मान लीजिए अनंत पर रख दिया तो पहुँच जाएगा कहाँ पर, फोकस पर, इससे आगे नहीं जाएगा। इसी नाते इस वाले दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की केवल एक ही स्थिति है। आप कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी रखिए, केवल बनना कहाँ, यहाँ और यहाँ के बीच में। तो इस तरह से जो है, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की केवल यही एक स्थिति है। इसके बाद आप लोग जो है प्रतिबिंब का बनना आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा इसमें होता है कि दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी।
चिन्ह परिपाटी क्या है उसको आप ध्यान से देख लें। ये चिन्ह परिपाटी उत्तल दर्पण के लिए भी होगा और अवतल दर्पण के लिए भी होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी दर्पण है, उत्तल दर्पण लें या फिर अवतल दर्पण ले लें। ये ध्रुव हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। वस्तु को हमेशा किधर रखना है, बाईं तरफ ही रखना है। अगर आप अवतल दर्पण लेंगे, ये वाला दर्पण लेंगे, तभी इधर तो पॉलिश हो गई, परावर्तक तल इधर रहेगा, इधर परावर्तक तल इधर रहेगा, इधर रहेगा। तो वस्तु को हमको इधर नहीं रखना पड़ेगा। ये सी हो गया, ये एफ हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। तो पहला इसका निर्देशांक जानते हैं कि जो है पहली परिपाटी क्या है कि वस्तु को हमेशा किधर रखना होगा, बाईं तरफ रखना होगा। इसमें वस्तु या प्रतिबिंब अगर सीधे हैं, वस्तु या प्रतिबिंब अगर सीधे हैं तो उसको हम लोग धन चिन्ह के साथ लेंगे। और कोई भी दूरी अगर हमें नापनी है तो कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। ये बिंदु P क्या है, ध्रुव है, तो दूरी हमेशा ध्रुव से नापेंगे। वस्तु किधर होगी, बाईं तरफ होगी। वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी सीधा है तो उसको हम लोग धन चिन्ह के साथ लेंगे। अगर वो उल्टा है तो ऋण के चिन्ह के साथ। जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये सीधा है, तो इसका जो है हम लोग किस चिन्ह के साथ लेंगे, धन, प्लस 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर ये उल्टा है तो माइनस 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, वस्तु के लिए भी और प्रतिबिंब के लिए। ये हो गया। यहाँ से अगर इस यहाँ पे वस्तु रखी गई है तो ये भी दूरी कहाँ से नापनी है, ध्रुव से ही नापनी। कोई भी दूरी किधर से नापी जाएगी, केवल ध्रुव से नापी जाएगी। ठीक है। और जो भी दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाएंगी उन्हें धन चिन्ह के साथ लिया जाएगा। प्रकाश किधर से आपतित होगा, इधर तो पॉलिश है, परावर्तक तल इधर है, तो प्रकाश हमें किधर से डालना पड़ेगा, इधर से डालना पड़ेगा। प्रकाश हमको इधर से डालना पड़ेगा। तो जिधर वस्तु है उधर से ही क्या डाला जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा। तो बाईं तरफ से प्रकाश डाला जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है। तो जो भी दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाएंगी उनको हमें धन चिन्ह के साथ लेना है। और जो दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत मापी जाएंगी उनको ऋण चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है। तो एक बार फिर से इसी को सुन लीजिए। दर्पण पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाएगी। वस्तु या प्रतिबिंब सीधे हैं तो धन चिन्ह लिया जाएगा और यदि उल्टे हैं तो ऋण चिन्ह लिया जाएगा। ये इसका क्या है, परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी। ठीक है। और इसको हमें याद रखना होगा। अगर मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, तो हमको ये ध्रुव है, यहाँ से वस्तु की दूरी नापनी है। वस्तु की दूरी हमें नापनी है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थी, ये दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इसे हमें प्लस लेना है कि माइनस। तो हमने आपको बताया कि जो भी दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाएंगी उनको धन चिन्ह के साथ लिया जाएगा। यानी कि आप देखें, इसको यहाँ से दूरी नापनी है। अगर आप इधर की तरफ नापेंगे तो प्रकाश किरण की दिशा है, अगर आप इधर नापेंगे तो प्रकाश किरण के विपरीत है। तो बताइए कि अगर ये वस्तु की दूरी नापनी है, वस्तु की दूरी हमें नापनी है, तो ये चिन्ह कैसा हुआ, धन या ऋण। तो ये चिन्ह कैसा हुआ, ऋण हो गया। इसे ऋण हमें 10 लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बनता है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है और ये दूरी हमको नापनी है ध्रुव से, यहाँ तक की दूरी नापनी है, ये वाली दूरी कैसा होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ये वाला प्रकाश किरण की दिशा में है, इस नाते इस वाली दूरी को हम कैसा लेंगे, प्लस चिन्ह। तो याद रखना है, जो भी दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाएंगी उनको धन के चिन्ह के साथ, और जो उसके विपरीत नापी जाएंगी उनको ऋण चिन्ह के साथ। अब एक चीज़ हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वस्तु में तो इधर ही रखना है,
और प्रकाश इधर से ही डालना है, तो इधर की जो भी दूरी हमें नापनी है वो हमेशा ऋण चिन्ह के साथ। प्रतिबिंब का बनना आप देख ही चुके हैं। अवतल दर्पण में 5 स्थितियों तक वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बनता है, वस्तु भी इधर रहता है और उसका प्रतिबिंब भी इधर रहता है, यानी कि उसके लिए वस्तु की दूरी भी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों कैसे रहेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रहेंगे। इसमें एक ही स्थिति है जिधर वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, दाहिनी तरफ बनता है और सीधा बनता है, तो उसके लिए वो वाली दूरी कैसी रहेगी, प्लस चिन्ह के साथ रहेगी। और हमेशा यूँ तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी रहेगी, निगेटिव ही रहेगी, क्योंकि हमको इधर ही रखना है और इधर ही हमको नापना है, ये बात हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गई दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिभाषा। इसके बाद जो है कुछ सूत्र है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहला ये है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये जानना है। ये जो फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी। देखिए, ये वाली दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इस वाली दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो है वो किससे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, गलत हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर। केंद्र से लेकर के पृष्ठ तक की दूरी, यही तो त्रिज्या है बोलेंगे, तो वक्रता त्रिज्या आर हो गई। इसमें भी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इनको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या आर बोलेंगे। तो देखिए ये हो गई वक्रता त्रिज्या, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। संबंध किस में हमें देखना है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। तो जब ये दर्पण का द्वारक M1 और M2, यही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है उससे, तो ये जो फोकस दूरी होती है, कौन, फोकस दूरी किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ये वाली दूरी हो गई आपकी फोकस दूरी, इसमें भी हो गई और इसमें भी हो गई, वाली दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी। ठीक है, त्रिज्या की तुलना में जो है जब ये द्वारक कैसा होता है, छोटा होता है, तो उस समय फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग अगर आर से लिख रहे हैं, तो अगर हम लोग आर से लिख रहे हैं तो हमने ये बोला कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर ये दूरी आर है तो उसका कैसा रहेगा, आधा। तो कितना हो जाएगा एफ का मान, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। और या तो हम लोग ऐसा लिखें, एफ बराबर लिखना चाहें तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, R/2। ऐसा हमने बोला कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो एफ हो गया तो आर का कितना होगा, आधा होगा। यही चीज दोनों के लिए होगा, यही चीज दोनों के लिए होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए। इसे हम लोग को याद रखना है, अभी 10 के लेवल पर इसको केवल याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा भी हमको देख लेना है, लेकिन कंडीशन याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब इसका द्वारक इसके त्रिज्या की तुलना में कैसा हो, काफ़ी छोटा होता है, तो उस कंडीशन में यही होता है, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ऐसा हमको हमेशा लेना पड़ेगा, और इसे हम लोग प्रूव भी करते हैं, लेकिन आगे चलकर प्रूव इसे करेंगे। अब इसी गोलीय दर्पण के लिए एक फार्मूला भी और देख लेते हैं।
यू वी तथा यह में गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण दो होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसके लिए यू वी एफ में संबंध, तो सबसे पहले यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है, यह तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यू वी एफ में संबंध हमें देखना है। मान लीजिए कि ये एक आपका गोलीय दर्पण है, इसका वक्रता के फोकस, तो जहां हम लोग बस को जब हम रखते हैं इधर की तरफ रखते हैं, ये बस हमारा मान लीजिए क्या है, ए बी। इस दूरी को हमें नापना है, तो इस दूरी को कहाँ से नापेंगे हम लोग, हमेशा ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी, ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। इस वाली दूरी को हमेशा यू से लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन रहा है, किधर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये ए डैश और ये बी डैश, ये क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो ये वाली दूरी भी हमें नापनी है, ये वाली दूरी भी कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से, तो इस वाले दूरी को हम लोग किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे, ठीक। और इस वाले दूरी को जो हम नाप रहे हैं उसे किससे लिख रहे हैं, एफ से लिख रहे हैं। ये हो गया यू, ये हो गया बी और ये हो गया एफ, सभी दर्पणों के लिए। इसी में संबंध, इसका एक सूत्र होगा और ये वाला सूत्र भी आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ये वाला सूत्र हम लोग जो है इस तरह से डिराइव होता है, वन बाई बी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। ये वाला जो फार्मूला है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका भी कोई अभी निगमन नहीं किया जाएगा हाई स्कूल पर, हाई स्कूल में आगे किया जाएगा। तो एक फार्मूला भी हमने आपको बताया और एक फार्मूला ये हो गया। ये फार्मूला किसका है, यू वी एफ के संबंध का है। तो वन बाई बी इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई एफ, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए लगाया जाएगा। जब उत्तर के लिए लगाना हो तब भी लगाएंगे, अवतल के लिए लगाना है तो तब भी लगाएंगे। यहाँ पर हमेशा प्लस चिन्ह रहेगा, ध्यान देना है, ठीक है। और एक फार्मूला भी और आपको पढ़ना है, रेखीय आवर्धन, जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन क्या है, किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से लिखा भी जाता है। तो रेखीय आवर्धन एम बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। इस लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, उसका रेखीय आवर्धन कहलाता है। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आपके प्रतिबिंब की लंबाई जो है उसको आप y2 से लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, y2 से, और वस्तु की लंबाई को y1 से लिख रहे हैं, तब भी ये हो जाएगा y2 अपान y1, तो 60 में हो जाएगा। हमें समझना होगा ये प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई है, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही प्रकार की राशि का अनुपात है। ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, इसे भी मीटर में नापेंगे तो इसे भी मीटर में नापेंगे, और मीटर अपान मीटर कैंसिल हो जाएगा, इस नाते इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप सेंटीमीटर में नापें, चाहे इसे आप मीटर में मापें, इस तरह से ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन, ठीक है। और एक फार्मूला इसी में और पढ़ लेते हैं रेखीय आवर्धन का, आज की क्लास में ये रहेगा।
जैसे कि आपने देखा कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, y2/y1 भी होता है, तो रेखीय आवर्धन ये भी होता है y2/y1 बराबर -v/u भी होगा, v/u, ये भी फार्मूला इसी का होगा। ठीक है, तो इस तरह से इतने फार्मूले आपके लिए जरूरी हैं कक्षा 10 के लेवल पर। पहला फार्मूला फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, और आपने की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर दूसरा आपने UVF का फार्मूला देखा 1/v + 1/u = 1/f। और तीसरा क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा, और इसी के बराबर कौन होता है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात। ये भी तो दूरी है, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये क्या है, ये लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये वस्तु की लंबाई है। ये वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फार्मूले, आप इतने फार्मूले आप लोग याद रखेंगे। एक और चीज़ पढ़ना है जिसका नाम होता है संयुग्मी फोकस होता है, उसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, संयुग्मी फोकस क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि उन दो बिंदुओं को जिनमें से एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, संयुग्मी फोकस कहलाता है। उन दो बिंदुओं को जिनमें से एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुग्मी फोकस। अब इसे समझिए परिभाषा के अकॉर्डिंग ही क्या होता है। आपको इस दर्पण के द्वारा, दोनों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया हमने, तो उसमें देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, कहाँ पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस, ये हमने पढ़ा हुआ है, इन दोनों के मध्य कहीं बनता है। अगर यहाँ पे वस्तु है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर इस बिंदु पर आपने वस्तु को रख दिया तो इस बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपने वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर आपने फोकस पर रखा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो एक उन दो बिंदुओं को जिनमें से एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। या आप इस बिंदु पर रखें आप वस्तु को, तो प्रतिबिंब यहाँ जाएगा, यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, अनंत पर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो उन्हीं दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है, किस दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है, तो किस दर्पण में नहीं है, इसको भी जरा देखिए इसका आंसर। ये वाला दर्पण आप जानते हैं कौन सा दर्पण है, ये उत्तल। और इस दर्पण में मान लिया आप यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं तो आपने पढ़ा हुआ है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो क्या यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें संयुग्मी फोकस संभव नहीं है, उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। किस दर्पण में केवल संभव है, अवतल दर्पण। तो ये आपका दर्पण से संबंधित जो है टॉपिक था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कुछ प्रश्न आपसे और भी पूछे जाते हैं, ठीक है, वो ये है समतल दर्पण से पूछा जाता है, समतल दर्पण से संबंधित। ठीक है, जैसे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो फिर समतल दर्पण क्या है, इसे कहेंगे समतल दर्पण। अगर दर्पण ऐसा है इस तरह से, तो इस वाले दर्पण को क्या बोलेंगे, इसका कोई पृष्ठ वक्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें वक्रता नहीं है,
लेकिन इन दोनों पृष्ठों में वक्रता है। तो इस नाते ये वाले पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, समतल पृष्ठ है। तो इस नाते इसका नाम होगा समतल दर्पण। वास्तव में समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है, वो है ना, एक भाग होता है। इस तरह से देखिए, जब आपकी गोले की त्रिज्या बहुत बड़ी होगी, जैसे मान लीजिए कि किसी गोले का एक केंद्र है सपोज करिए, और वो उसका ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है, तो इतनी वक्रता है। अगर आप मान लीजिए इसकी त्रिज्या को और बढ़ा देंगे तो त्रिज्या ऐसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो देखें इन दोनों पृष्ठों में कौन ज़्यादा सीधा है, ये वाले ज़्यादा सीधा है। अगर आप इसकी त्रिज्या को और ज़्यादा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो पृष्ठ कैसा होता जाएगा, और सीधा हो जाएगा। और ज़्यादा अगर ये बड़ी होगी तो और सीधा होगा। अब अगर आप इसमें से कोई ये पोर्शन निकाल लेंगे तो आपको इसमें वक्रता नज़र नहीं आएगी। ये हमको कैसा लगेगा, देखिए इसको हमने ऐसे किया और हमको कैसा लग रहा है, सीधा लग रहा है। अगर ये सीधा लग रहा है, ये भी तो गोलीय दर्पण ही है, गोले के कोई भाग ही है। तो इसका मतलब इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में समतल दर्पण बोलेंगे। यानी कि जब दर्पण समतल होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी त्रिज्या काफ़ी दूर होती है। बहुत दूर होने का मतलब कैसे, कहाँ होता है, अनंत होता है। जब दर्पण कैसा होगा, समतल होगा, तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होगी, वो भी अनंत पर होगा। दोनों चीज़ें कहाँ होंगी, अनंत पर होंगी, ठीक है। तो ये समतल दर्पण से संबंधित है। और समतल दर्पण में ये भी होता है कि जितनी दूरी पर उससे वस्तु रहता है, जितनी दूरी पर वस्तु रहता है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये मान लीजिए एक समतल दर्पण हमने लिया है और यहाँ पर एक कोई बिंदु वस्तु है। जब यहाँ से कोई किरण ऐसे चलेगी, कोई किरण ऐसे चलेगी इस तरह से, और टकरा के वापस आ जाएगी, है ना। तो जब हम इन दोनों किरणों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इधर से नज़र आएगी, इधर से आती हुई नज़र आएगी। इधर से कहाँ से, जब हम इस हमारे नेत्र को क्या करेगा, ऐसा पीछे बढ़ाएगा, इनको ऐसा पीछे बढ़ाएगा। ये वो और ये क्या है, वो है। तो जितनी दूरी पर ये रहता है उतनी दूरी पर क्या रहता है, ये भी रहता है। तो इस तरह से बराबर दूरी पर क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण संबंधित है। और याद रखना आपको हमेशा वक्रता त्रिज्या कितनी बतानी है, इसकी अनंत बतानी है। अब इससे संबंधित सवाल है जो कि हम आपको कल बताएंगे, ठीक है।